हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। इस चैप्टर की पहली वीडियो भी बना चुका हूं मैं, वो थी वेक्टर्स के ऊपर। और मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन को समझने के लिए आपको वेक्टर्स समझना आना चाहिए। तो आशा करता हूं आप पहले वीडियो देख के ही यहां पे आए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो जो आप ये मोशन जो देख रहे हैं, ये मोशन है टू डायमेंशन मोशन या फिर मोशन इन प्लेन। ये देखिए, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है कोई सा भी, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसकी यहां पे पोजीशन है, मान लीजिए एक्स और वाई, और ये रोटेट करता करता जब यहां पे आ जाता है, ये मान लीजिए रोटेट करता करता यहां पे आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, एक्स डैश वाई डैश। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से चेंज होके क्या हो गया, एक्स डैश। वाई कोऑर्डिनेट वाई से चेंज होके क्या हो गया, वाई डैश। मतलब इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, टू डायमेंशन मोशन। तो दोनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तो ये आज हम इसे कहते हैं मोशन इन, ये है टू डायमेंशन मोशन। अब जो ये कोऑर्डिनेट जो मैंने लिए हैं, ये कोऑर्डिनेट मैं कहीं भी ले सकता हूं। ये कोऑर्डिनेट मैं सेंटर से होके भी ले सकता हूं, ये हमारा ओरिजिन है या फिर ये रेफरेंस पॉइंट है, मतलब यहां से हम स्टडी कर रहे हैं। अब पोजीशन जो है इस रेफरेंस पॉइंट से देखी जाएगी, यहां से पोजीशन देखी जाएगी। पहले पोजीशन यहां से देखी जाए, पहले ओरिजिन यहां पे था तो हम यहां से पोजीशन देख रहे थे, लेकिन अब यहां से देख रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हम कहीं भी ले सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट वहां पे लेते हैं जहां से हमें कैलकुलेशन में हमारे लिए इजी हो और जहां से हमें रिजल्ट मिल सके। जैसे कि मैं आपको एक टू डायमेंशन मोशन और समझाता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जो इस चैप्टर में भी है। अगर मान लीजिए इस बॉल को मैं इस तरह से थ्रो करता हूं, तो ये बॉल कुछ इस तरह से होके जाएगी, इस तरह के कर्व से होके जाएगी। ये बॉल यहां थी, फिर यहां हो जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो यहां भी अगर आप देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले इस बॉल का जो कोऑर्डिनेट थे वो ये थे एक्स वाई, और यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक टू डायमेंशन मोशन है ये। और ये कोऑर्डिनेट भी अभी हम यहां से स्टडी कर रहे हैं, ये हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो इसे आप ओरिजिन कह सकते हो। अभी हम यहां से स्टडी कर रहे हैं कि ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन है। लेकिन हम ये कोऑर्डिनेट हम यहां भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये कोऑर्डिनेट यहां ले लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्सिस हो गया। मतलब जहां से हमें, अब हमारा ओरिजिन ये है और ये हमारी ये पोजीशन हो गई, अब इसकी पोजीशन ये हो गई। तो जहां से हमें रिजल्ट मिल जाए, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये रेफरेंस पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट हम उसी जगह पे लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है और एक मोशन कुछ इस तरह से है, इस तरह से। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है, तो यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। पहले इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई। अब देखिए एक्स एक्सिस भी चेंज हुआ है यहाँ पे और वाई एक्सिस भी चेंज हुआ है। पहले एक्स एक्सिस ये था, अब एक्स एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस अब ये हो गया, ये एक्स डैश है, ये एक्स है। और वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, पहले वाई ये था, अब वाई जो है ये हो गया।
तो क्या ये 2 डायमेंशन मोशन है कि 1 डायमेंशन मोशन है? ये इस कंडीशन में ये 2 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। बट हम ये कोऑर्डिनेट हम ऐसे क्यों ले? अगर हम इन कोऑर्डिनेट को मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, हम इन कोऑर्डिनेट को ऐसे ले लेते हैं, पर इसके इस मोशन के परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, और इस मोशन के पैरेलल या फिर इसके कोइंसिडेंस ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और मोशन कौन सा है? मोशन ये वाला मोशन है। अब आप देख रहे हैं इसका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, लेकिन इसका वाई एक्सिस यहां भी सेम है और वाई एक्सिस यहां भी सेम है। देख रहे हैं ना आप, वाई एक्सिस यहां भी 0 है, वाई एक्सिस यहां भी 0 है, मतलब इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो अब हम बोलेंगे ये मोशन क्या है? ये 1 डायमेंशन मोशन है। लेकिन जो 2 डायमेंशन मोशन होगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन हो गया, पैराबोलिक मोशन हो गया, जो कर्व वाले मोशन है, उनको हम 1 डायमेंशन मोशन में दिखाई नहीं सकते, तो उन्हें हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन मोशन। और जो मोशन स्ट्रेट लाइन का होता है वो होता है मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो। और जो आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आज हम वही पढ़ेंगे जो हमने मोशन इन 1 डायमेंशन में पढ़ा था, जो हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, वही सब पढ़ेंगे, लेकिन अब उसको हम 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था इस चैप्टर जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशन। और उस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वही सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इन 2 डायमेंशन या फिर इन प्लेन। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में? आज हम कवर करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन या फिर इन 2 डायमेंशन, और हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी इन प्लेन या फिर इन 2 डायमेंशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम सिंपल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इन प्लेन या फिर 2 डायमेंशन, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इन प्लेन या फिर 2 डायमेंशन, सेम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर सिंपल इसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इन प्लेन या फिर 2 डायमेंशन। और हम पढ़ेंगे लास्ट में काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर इन प्लेन। ये वही इक्वेशंस हैं जो आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जैसे कि ये वाली इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन। तो यही सब इक्वेशन हम 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं इतना डिटेल से तो समझाऊंगा नहीं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस है, वो सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले चैप्टर में, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, उस वाले चैप्टर में मैंने डिटेल से समझाते हैं। यहां पे बस हम लिखना सीखेंगे किस तरह से इन
इस कंसेप्ट को 2 डायमेंशन में समझा जाए। और जैसे सिमिलरली हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये सिमिलरली 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। सिमिलरली 3 डायमेंशन मोशन में ही हो सकता है। जो हम 2 एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस हमने लिया था और ये हमने एक्स एक्सिस लिया था। एक इस तरह का जेड एक्सिस भी हो सकता है जो कि इस तरह के इसके परपेंडिकुलर होगा इसके। तो ये 3 मोशन और 3 एक्सिस हो गए, ठीक है। तो ये सिमिलरली 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, पर हम सिर्फ 2 डायमेंशन लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो समझते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, देखिए ये बॉल है और बॉल कुछ इस तरह से मूव कर रही है, एक कर्व में या फिर सर्कुलर, कैसे भी ये देखिए समझ लीजिए आप, कुछ इस तरह से मूव कर रही है, एक कर्व मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए पहले इसकी पोजीशन थी ए और टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और पोजीशन हो गई इसकी एक किसी टाइम के बाद बी पोजीशन। अब देखिए 1 डायमेंशन में या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक ये एक्सिस होता था, मान लीजिए किसी इसकी पोजीशन यहां पे है x इजिकल टू 5, तो हमारे लिए सिंपल होता था कि इसकी पोजीशन क्या है, एट x इजिकल टू 5 पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो यहां इतनी दूर पे है, बॉल यहां पे है, तो हम बोल सकते थे कि भाई बॉल जो है एट x इजिकल टू ये -10 है, -10 पोजीशन पे है। माइनस और प्लस डायरेक्शन बता देते थे कि बॉल इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नीट्यूड है, 10 जो है मैग्नीट्यूड है। तो 1 डायमेंशन मोशन में तो सिर्फ 2 डायरेक्शन होते हैं और दोनों ही अपोजिट होते हैं, तो माइनस प्लस से काम चल जाता है। बट अगर मैं बोलूं ए की पोजीशन क्या है और बी की पोजीशन क्या है, तो यहां पे हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं बोलता हूं ए की पोजीशन क्या है, हम यहां से स्टडी कर रहे हैं ओ से, ये रेफरेंस पॉइंट है, हम यहां से स्टडी कर रहे हैं। तो ए कितनी दूर है, ये इतनी दूर है जितनी इसकी लेंथ है इस वेक्टर की, ये प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के, ठीक है। तो ये इतनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अच्छा, और ये वेक्टर किससे मिलके बना है, ये वेक्टर आपको पता ही है, इस वेक्टर से और ये इस वेक्टर से मिलके बना है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन है, ये पोजीशन बता रहा है, ये R1 कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो R1 वेक्टर ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या है, एक्स आई रूफ वेक्टर प्लस वाई रूफ, ये पोजीशन वेक्टर। और टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि किसी और टाइम में मान लीजिए इसकी पोजीशन जो है ये हो गई, एक्स, तो यहां हम ये लिखते नहीं है, जब ये इसको आप मान लीजिए 8 एक्स डैश, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब सवाल तो ये है हमारे पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले इसमें समझते हैं। स्ट्रेट लाइन में
इसी में ही समझ लेते हैं। अब ये बॉल है, ये बॉल इधर होके इस तरह से मूव करी, ये यहां पे गई, फिर ये यहां पे गई, फिर वापस ये यहां पे आ गई। ठीक है, देख रहे हैं ना, बॉल की इनिशियल पोजीशन है x इजिकल टू 5। यहां पे बॉल स्टार्ट हुई, ऐसे गई, फिर वापस गई, फिर इस तरह से, फिर वापस यहां पे आ गई। मान लीजिए ये x इजिकल टू 7 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उससे मतलब नहीं है कि बॉल कहां थी पहले, बीच में कहां गई थी, उससे बस ये मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि है हमारा 7 माइनस 5। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो कि आएगा 2। हाँ, डिस्टेंस में बताता है, वो पाथ लेंथ होती है उसकी, कि वो यहां पे गया तो इतना लेंथ हुई, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर लास्ट में है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसी तरह यहां पे देखिए 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में बॉल का इस कर्व से होके ऊपर जा रही है, इस तरह से यहां से होके जा रही है। तो ये जो कर्व है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा डिस्टेंस, लेकिन हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये वेक्टर आप कैसे फाइंड कर सकते हो? ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर कैसे फाइंड होगा? अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक ट्रायंगल लो लग रहा है। क्या लग रहा है? ट्रायंगल लो। ये देख रहे हैं ना आप, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है हमारा? R1 प्लस ए बी वेक्टर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर क्या है? ये है R2 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम डेल आर भी लिख सकते हैं, या फिर चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डेल आर, ठीक है, इज इक्वल टू R2 माइनस वेक्टर चेंज इन पोजीशन। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, R2 क्या है? ये रहा, एक्स डैश आई रूफ प्लस वाई डैश जे रूफ माइनस R1, माइनस R1 क्या है? एक्स आई रूफ माइनस वाई जे रूफ, ये जे, सॉरी, ठीक है। तो उसको हम करेंगे तो इस तरह से आएगा, एक्स रूफ माइनस एक्स आई प्लस वाई रूफ माइनस वाई जे। तो डेल आर वेक्टर हो जाएगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का मतलब है, ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, जो ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, वो ये है हमारा x और ये है x, यानी कि वो ये वाला वेक्टर प्लस जो y है, ये मान लीजिए ये है y
और ये क्या है, ये वाई रूफ। मतलब ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर यहां से लेके यहां तक, इसके ऊपर यहां से लेके यहां तक, यहां से ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला, इन दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मैंने फ्री वेक्टर का कंसेप्ट समझाया था पिछली वीडियो में, ठीक है। इस वेक्टर को हम उठा के, अगर हम इस वेक्टर को उठा के मान लीजिए हमने यहां रख दिया, मान लीजिए ये वेक्टर उठा के हमने यहां रख दिया और ये वेक्टर उठा के हमने यहां रख दिया, तो हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। चलिए अब समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो उसको मिटाना पड़ेगा मुझे। तो दोबारा बना लेते हैं, कुछ इस तरह का मोशन है और ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए पहले पोजीशन ये थी, फिर पोजीशन ये हो गई, R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर R2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है डेल R, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसमें क्या होती थी, इसको यहां तक, यहां से लेके मान लीजिए इस तरह से होता हुआ यहां पहुंच गया, तो हम कितना टाइम लगा, तो एवरेज वेलोसिटी होती थी डेल एक्स पॉट डेल टी, ठीक है। सेम इसी तरह डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है, चलिए मैं लिखता हूं डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट है डेल आर, और यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, यानी कि डेल टी। ये बॉल है, ये बॉल कैसे भी हो, किसी भी कर्व से होकर जब वो यहां पर पहुंच गई, तो यहां पे जो टाइम था और यहां पे जो टाइम है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और डेल आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने सीखा था अभी, डेल आर मॉड डेल टी, डेल आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे रूफ, ये डेल आर है अपॉन डेल टी, तो ये हो जाएगा इस तरह से, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई रूफ प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे रूफ इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी। और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, क्या। और थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी को हम सिंबल से, किस सिंबल से लिखते हैं, v बार और ये वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिख सकते हैं v एक्स बार, ठीक है, आई रूफ प्लस, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, v वाई जे रूफ। ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब थोड़ा सा इसको इसमें समझते हैं,
एवरेज वेलोसिटी को इसमें समझते हैं आखिर क्या बात है। देखिए ये तो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको मैं यहां से पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसको मैं डिवाइड बाय कर देता हूं डेल टी से। तो एक नया वेक्टर आता है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आता है, ये वाला वेक्टर आता है नया। अब वो क्या होगा, वो होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा जो डायरेक्शन डेल आर का है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का उसी डायरेक्शन का होगा। या तो उसका मैग्नीट्यूड या तो बड़ा भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, लेकिन वो होगा इसी डायरेक्शन। ये देखिए ये जो एवरेज वेलोसिटी का ये वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा डेल टी पे। अगर डेल टी 1 से छोटा होगा तो मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा होगा, अगर डेल टी अगर 1 से कम होगा तो जो ये है छोटा होगा, ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ये देख रहे हैं आप, ये समझे, ये देखिए ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी जो कि सेम डायरेक्शन में है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में। और एक ये वेक्टर किससे मिलके बना है, ये वेक्टर मिलके बना है वी एक्स, डेल एक्स। जो डेल एक्स मैंने जो डिस्प्लेसमेंट में समझाया था, जो यहां बन रहा था, ये डेल एक्स था ना, नहीं डेल एक्स थोड़ा सा बड़ा था, ये था, ये डेल एक्स था, ये डेल एक्स था, है ना। अब हमने डेल एक्स को डेल टी से डिवाइड कर दिया है, तो ये अब ये भी छोटा हो जाएगा, ये, ठीक है। ये है हमारा वी एक्स जो कि इस डायरेक्शन में है, तभी तुमने ये आई लगा रखा है। और सेम जो हमारा डेल वाई क्या था, हमारा डेल वाई हमारा ये था उस पहले वाली पिक्चर में, जो मैंने मिटा दिया है, ठीक है। डेल वाई था, तो डेल वाई टी अपन क्या हो जाएगा, ये इतना सा हो जाएगा बस, ये ठीक है। ये कम छोटा हो जाएगा ना, जैसे ये हमने टाइम से डिवाइड किया है ना, चेंज इन टाइम से डिवाइड किया है, तो ये इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। अगर डेल टी अगर 1 से बड़ा होगा तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, है ना। ठीक है, अब ये फ्री वेक्टर होते हैं, इनको आप यहां भी रख के देख लीजिए। इसको उठाया आपने यहां रखा, इसको उठाया आपने यहां रखा, तो आपको ये वेक्टर तो मिलेगा, ठीक है। फ्री वेक्टर होते हैं ये। तो यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आया एवरेज वेलोसिटी का। और अब समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी। आप समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी। बॉल कुछ इस तरह से इस कर्व से होकर जा रही है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन वेक्टर ये है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट करा हमने R1 और ये इस तरह से R2। तो एवरेज वेलोसिटी आपने समझा, ये है एवरेज वेलोसिटी जो कि है डेल आर डेल टी, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल टी आई रूफ प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे रूफ। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। मतलब हम अब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी, अब हमें इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड करनी। एट दिस इंस्टेंट
इस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसेप्ट जो है मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, तो उतना डीप तो हम जाएंगे नहीं इसे समझने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा समझने में। तो उस वीडियो को अगर आपको कंफ्यूजन इंस्टेंटेनियस में या फिर एवरेज में, तो आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं, जो ये चेंज इन टाइम है, जो डेल टी है, इसको हम इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें, टेंस टू जीरो, इसको हम डेल टी को हम टेंस टू जीरो कर दें, तो हमें इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी। देखिए जैसे कि ये बॉल है, ये ए पोजीशन पे थी पहले, फिर ये बी पोजीशन पे आ गई। तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, हमने क्या निकाला, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल टी, हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गई। पर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो इस डेल टी को अगर हम बहुत छोटा कर दें, मान लीजिए पहले थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। हमने मान लीजिए डेल टी बहुत छोटा करा, तो बॉल यहां पे आएगी, तो फिर ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल टी। अब टाइम को और छोटा करते हैं, बहुत छोटा इंस्टेंट लेते हैं, तो हमने मान लीजिए ये छोटा इंस्टेंट ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए और छोटा कर देते हैं, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जो भी बहुत छोटा हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंटली होगी इस तरह से, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल आर डेल टी, ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए लिमिट का कंसेप्ट मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत डीपली समझा चुका हूं, तो वहां पे आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और आपको अब सेम, और ये किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो, और डेल आर अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल टी, वो तो यही होता है ना। तो लिख देंगे हम डेल एक्स अपॉन डेल टी रूफ प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे रूफ, ठीक है। तो आपका इंस्टेंटेनियस वेक्टर, ये वेक्टर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर ये एवरेज वेलोसिटी होता तो उसमें बार होता, ठीक है, इजिकल टू, तो डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, डी टी इजिकल टू लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई रूफ प्लस लिमिट्स डेल टेंड टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल टी जे रूफ, ठीक है। ये मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं हम, v हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा हमारा डी आर अपॉन डी टी बराबर है, इसको हम क्या मान लेंगे, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी एक्स आई, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। और ये क्या है, प्लस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी वाई जे आई है। तो समझिए आप, तो ये है वी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेक्टर। और ये किससे बना होगा, यहां पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वी एक्स प्लस वी वाई, ये इन दो वेक्टर का सम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो समझ रहे हैं आप, कुछ समझ में आया इसको देख के।
कहने का मतलब है कोई भी 2 डायमेंशन मोशन या फिर कोई भी मोशन इन प्लेन, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो पाथ के टेंजेंट होगी, पाथ के टेंजेंट होगी। और वो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, उस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा उसका वाई डायरेक्शन में। यानी कि ये जो वेलोसिटी का जो इस इंस्टेंट पे, इस किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, उसका डायरेक्शन होगा इस तरह से टेंजेंट। और ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर अगर बॉल इधर जा रही है तो डायरेक्शन इधर होगा, अगर बॉल इधर जा रही होगी तो डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, तो हमारे वाले केस में बॉल जो है इधर जा रही है तो डायरेक्शन ये है और टेंजेंट होगा। और जो ये वेलोसिटी किन दो वेक्टर से बनी होगी, उसका एक डायरेक्शन होगा, एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में। तो मैथमेटिक्स कैलकुलस की वजह से हमें ये पता लगा। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए ये एक बॉल है और इस बॉल को ये रोटेट हो रही है सर्कुलर मोशन, इस तरह से रोटेट हो रही है। इस तरह से रोटेट हो रही है, ये बॉल इस तरह से रोटेट हो रही है, इस तरह से रोटेट हो रही है। और मान लीजिए जब ये बॉल यहां पे आई, जब ये बॉल यहां पे आई तो मान लीजिए इसका ये थ्रेड जो मैंने इसको कट हो गया, ये किसी तरह ये थ्रेड कट हो गया। बहुत स्पीड से ये बॉल इस तरह से मूव कर रही थी सर्कुलर मोशन में, लेकिन जैसे ये बॉल इस इंस्टेंट पे आई तो इसका जो थ्रेड है ये कट हो गया, ये टूट गया थ्रेड। तो अब ये बॉल थ्रेड टूटने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगी? ये क्या इस तरह से जाएगी, या फिर ये टेंजेंटली जाएगी, या फिर ये मान लीजिए इस तरह से जाएगी? तो जैसा आपने पढ़ा अभी, ये बॉल जो है टेंजेंटली जाएगी, इस तरह से, इस तरह से टेंजेंटली जाएगी। जैसे कि ये अगर मान लीजिए मैंने इसको किसी भी इंस्टेंट पे छोड़ दिया, और मान लीजिए ये इस इंस्टेंट पे था ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, और जब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये पाथ की टेंजेंटली जाएगा, ये इस तरह से टेंजेंटली जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ये इस जो ये वायर तार है इसको मैंने कट हो गया किसी तरह, और इसकी पोजीशन यहां पे थी, और छूटते ही किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे जाएगा टेंजेंटली। तो उसको मैं इस तरह से छोड़ता हुआ तो मैं इसको दिखा नहीं सकता, बट एक अलग तरीका है जिससे मैं ये शो कर सकता हूं। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह से 2 डायमेंशन मोशन में है। ये एक सर्कुलर मोशन है या फिर एक 2 डायमेंशन मोशन। ये इस तरह से टेंजेंटली गया है। दोबारा देखिए, यहाँ पे तो ये मेरे हाथ से टकरा गया था, ये आपको कैमरे में साफ नहीं दिखेगा, आप इसे खुद कीजिए इसका एक्सपेरिमेंट और देखिएगा। ये एकदम टेंजेंटली गया है। दोबारा ये यहां से टेंजेंटली गया है। एकदम टेंजेंटली। तो ये इजी सा बट इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट है ये, जिसे आप खुद करके देख सकते हैं कि जो किसी भी 2 डायमेंशन मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो पाथ के टेंजेंटली होती है। मतलब
the direction of velocity at any point on the path of an object is tangentially to the path at that point and is in the direction of motion. अगर मोशन इस तरह से है और मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वो ये होगी, टेंजेंटली होगी इस पॉइंट पे। उसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ बताएगी, उसका डायरेक्शन ये बताएगी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव हो रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वो इस तरह होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी हमें इस डेरिवेशन से। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से पहले आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन तो सेम है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से मोशन में है, इस पाथ से मूव कर रहा है, यहां से होता हुआ ए से होता हुआ वो बी पे आ रहा है। तो आप देखेंगे हर एक स्टेट पे, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, अलग अलग, लेकिन जो भी होगी वो टेंजेंटली होगी। ये ए पे है वेलोसिटी, ठीक है, मान लीजिए ए पे वेलोसिटी है v और यहाँ पे कुछ होगी वेलोसिटी, कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, ठीक है। जो लेंथ बता रही है वो मैग्नीट्यूड बता रही है और ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। बी पे कुछ और होगी वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इस तरह से बार से रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन को, वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डेल टाइम, जो यहां से यहां तक आपका टाइम है। फाइनल वेलोसिटी आपकी यहां पे है, जो कि है v डैश, मान लेते हैं इसको v, ठीक है, v डैश प्लस v अपॉन, ठीक है। और जैसे कि पैशन जो मैंने पहले लिखा था, इंस्टेंट, ये है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पॉइंट और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी पॉइंट। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनाए थे, इसमें ये जो वेलोसिटी है दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है और वो है v x प्लस v डैश y j, ठीक है। ये तो हो गया हमारा v डैश वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में लिख दिया, माइनस v x रिमूव प्लस v y j। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से रहेगा, v x माइनस v x प्लस j डिवाइड बाई, या उसमें स्पेसिफिक डेल टी डेल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन तो है, लेकिन ये एक्स कंपोनेंट पे है, एक्सेलरेशन ये एक्स, ये एवरेज प्लस देखिए जो उसका एक्सेलरेशन होगा, जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, वो ये वेलोसिटी, मतलब ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी मान लीजिए यहां ले लेते हैं क्योंकि फ्री वेक्टर है ना, इसको उठा के आप यहां ले लीजिए,
ये इस तरह से, ये v डैश, ठीक है, और इसको उठा के दिखा दीजिए, ये v हो गया, ठीक है। और जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, ये है हमारा। इसी तरह हम देखते हैं एक्सेलरेशन, इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं पूछ रहा हूं इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, या फिर इस इंस्टेंट पे, इस एक इंस्टेंट पर क्या एक्सेलरेशन होगा, तो वही कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है आपको। यहां पे हम इसी में बस हम लिमिट लगा देंगे, यहां पे या फिर यहां पे लिमिट डेल टेंड्स टू 0 डेल v डिवाइड बाय डेल t। इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम लिखेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये है एक्सेलरेशन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a डैश इज इक्वल टू dvx dt i प्लस dvy dt ax i। ये है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन। देखिए लिमिट्स डायरेक्शन टू 0 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम टाइम इंटरवल छोटा करते आ गए। पहले हमने इन दोनों के बीच का हमने कहा टाइम कम किया, तो फिर ये इन दोनों के बीच का हो गया, टाइम और कम किया तो इन दोनों के बीच का हो गया, टाइम कम किया। अब जिस तरह टाइम कम करते रहेंगे तो वेक्टर जो पास पास आते रहेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर फाइनल वेक्टर ये है, इनिशियल वेक्टर ये वाला है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्शन 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 ऐसे भी हो सकता है एक्सेलरेशन का। तो कहने का मतलब है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। इस थीटा जो है 0 से लेके 180 डिग्री तक कहीं भी हो सकता है। और लेकिन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल मोशन में, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, बस ये दो डायरेक्शन होते थे। लेकिन मोशन इन प्लेन में, मोशन इन टू डायमेंशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। मतलब जो थीटा है डायरेक्शन का वो 180 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कहीं भी हो सकता है। इसको मैं लिख देता हूं, in one dimension the velocity and the acceleration of an object are always along the same straight line, either in the same direction or in the opposite direction. But motion in 2 or 3 dimension, the velocity and acceleration vectors may have any angle between 0 degree and 180 degree. देखिए ये 2 डायमेंशन मोशन है, ये वेलोसिटी है, और जो एक्सेलरेशन है, मान लीजिए ये वेलोसिटी है वेक्टर, जो एक्सेलरेशन है वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, ठीक है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जो एंगल है इनके बीच का वो 0 से लेके 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा।
क्योंकि बहुत से कंसेप्ट आपने आज पढ़ लिए हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए इनकी। जिस तरह से मैंने डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिस तरह से मैंने इस फॉर्म में लिखा है, 2 डायमेंशन फॉर्म में लिखा है, उस तरह से आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। मुश्किल इसलिए लग सकता है क्योंकि इन कंसेप्ट को, इनको समझने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए वेक्टर्स की, आपको नॉलेज होनी चाहिए फंक्शंस की, जो कि आप 11th और 10th की मैथ में पढ़ेंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की, आपको नॉलेज होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, तब जाके आप इन कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप जिस तरह से मैंने समझाया है आप उस तरह से कोशिश कीजिए, और आपको नहीं समझ में आए तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है। अभी समझ में नहीं आया, हो सकता है आप जब ये चैप्टर्स पढ़ लोगे आपको बाद में समझ में आ जाए, पर कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जिस तरह से हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन देखी थी, मोशन काइनेमेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन कैसे हम 2 डायमेंशन में उनको रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।